एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है। यूनिट आप देख सकते हैं यूनिट 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये जो यूनिट है ये आपका टर्म सेकंड का चैप्टर है, यानी टर्म सेकंड में आने वाला चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं टॉपिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़नी है स्ट्रेंथ की, उसके टाइप्स पढ़ने हैं और साथ साथ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाले मेथड्स भी पढ़ने हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक भी है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो इंडोरेंस है। इंडोरेंस की डिफिनीशन पढ़नी है, उसके टाइप्स पढ़ना है, मेथड्स ऑफ डेवलप इंडोरेंस को डेवलप करने वाले मेथड्स भी पढ़ने हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड देख सकते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, ये भी पढ़ना है। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो स्पीड की डिफिनीशन, टाइप, मेथड्स ऑफ डेवलप स्पीड को डेवलप करने वाले मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे एक्सेलरेशन और पेस। इसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ रही है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनीशन, उसके टाइप्स, मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। और लास्ट इसमें आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, उसकी डिफिनेशन और उसके टाइप। इसमें इंप्रूविंग मेथड आपको नहीं पढ़ना है। और लास्ट वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस से हट गया है, क्योंकि जो सिलेबस अभी रिड्यूस किया गया था सीबीएसई ने टर्म सेकंड के लिए, उसमें ये टॉपिक नहीं था सर्किट ट्रेनिंग। तो आपको क्या क्या पढ़ना है अब मैं बता दूं आपको। जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट थे, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट 5 हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये 5 कंपोनेंट्स हैं। उनकी डिफिनेशन पढ़नी है, उनके टाइप्स पढ़ने हैं और इम्प्रूविंग मेथड्स पढ़ने हैं। ये आप समझ गए होंगे, यानी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट 11th का ये टॉपिक है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कितने हैं? 5, जो आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस का स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इसके डिफिनेशन पढ़नी है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं और इम्प्रूविंग मेथड भी पढ़ने हैं। केवल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के इम्प्रूविंग मेथड नहीं पढ़ने हैं। तो ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर जाके। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था स्ट्रेंथ। तो सबसे सिंपल डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ है क्या। देखा जाए स्ट्रेंथ की अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी कि मांसपेशियों का प्रतिरोध करना। मांसपेशियों का प्रतिरोध करने की जो क्षमता है या एबिलिटी है, उसको हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ, यानी शक्ति। स्ट्रेंथ का मतलब वैसे देखा जाए तो शक्ति से ही है। तो मसल्स का प्रतिरोध करना, यानी जैसे कि मान लीजिए हमने कोई वेट उठाया, जब कोई हम वेट उठाते हैं तो मसल्स उस पर प्रतिरोध करती हैं, और ये क्षमता क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्ट्रेंथ की डिफिनेशन। एक बार मैं फिर से बता दूं, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स, ये मसल की ऐसी एबिलिटी है जो ओवरकम रेजिस्टेंस, जब उसके ऊपर कोई प्रतिरोध हो तो उसका विरोध कर सके, यानी विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के टाइप्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी स्ट्रेंथ कितने तरीके के होते हैं? इट इज़ 2 टाइप्स। तो आपको मैंने बता दिया ये 2 तरीके के हैं। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, अभी जो सैम्पल पेपर आया सीबीएसई सैम्पल पेपर, उसमें पूछा गया है स्ट्रेंथ की डिफिनेशन। और इसके कितने टाइप्स हैं? इसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो डायनेमिक है और दूसरा है स्टैटिक। ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक। तो डायनेमिक के 3 पार्ट हैं, तो वो भी हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले डायनेमिक को ही समझ लेते हैं। डायनेमिक क्या है? देखिए, डायनेमिक को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको जानते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ जो कि स्ट्रेंथ के टाइप्स में आती है, ये इसको हम एक नाम से और जानते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब मैं आपको बता दूं, आइसो का मतलब होता है सेम, ये लैटिन वर्ड है, और टॉनिक का मतलब TONIC का मतलब होता है टेंशन, सेम टेंशन। टेंशन का मतलब प्रतिरोध, जो टेंशन हो, यानी मांसपेशियों पे होने वाला टेंशन वो लगातार होता रहे, यानी कि ये लगातार मूवमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। ये मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे पुशअप्स हुआ, पुलअप्स हुआ, इसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। पुशअप्स और पुलअप में हमें रिक्वायरमेंट होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ की। तो ये तो आप समझ गए होंगे आइसोटोनिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस पर टेंशन लगातार रहता है और मूवमेंट लगातार होते रहते हैं। जैसे पुशअप्स में हम ऐसा करते हैं और पुलअप्स में भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे हम जब बढ़ेंगे, आगे मतलब इसके टाइप्स को बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है इसके 3 पार्ट हैं। एक मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, या तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो। देखिए यहाँ पर इट इज़ द एबिलिटी
टू वर्क रेजिस्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो। जैसे कि आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग, यहाँ पे मसल्स का मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। हैमर थ्रो, डिस्कस हो, यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। हम थ्रो करें तो वहाँ पे आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, तो वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव में जो है खास बात ये है कि ये हाई स्पीड रेजिस्टेंस होता है, यानी स्पीड में जो स्पीड अगर बोले तो इसमें हाई स्पीड होगी, यानी कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यानी ये जो रेजिस्टेंस होता है ये हाई स्पीड में होता है। हाई स्पीड का मतलब जैसे कि हम हाई जंप करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मसल्स पे होगा, हाई जंप करें या लॉन्ग जंप करें, डिस्कस थ्रो भी आएगा और जेवलिन थ्रो भी आएगा। लेकिन मैंने बताया ना इसमें हाई स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है, यानी रेजिस्टेंस कब होगा, हाई स्पीड के साथ, ठीक है। तो आप देख लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन भी आया था अभी जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन था एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ किसके पार्ट में है, तो ये डायनेमिक के पार्ट में है। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड में होने। जैसे हम लॉन्ग जंप करते हैं तो हम कुछ स्पीड बनाते हैं और फिर जब टेक ऑफ करते हैं तो वो हाई स्पीड में ही करते हैं, है ना, या फिर अपने आप को बैलेंस करते हुए। इसी तरह लॉन्ग जंप है या हाई जंप है या ट्रिपल जंप है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। जो थर्ड टाइप है डायनेमिक स्ट्रेंथ का वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, यानी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। स्ट्रेंथ खुद ही एक कंपोनेंट है और इंडोरेंस खुद एक कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके ये एबिलिटी दिखाते हैं। यानी कि जब हम देखा जाए तो ये जब हम थक जाएं उस समय जो कंडीशंस बनती हैं, यानी स्ट्रेंथ इंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, यानी थकावट के समय जो क्षमता दिखती है। अच्छा, स्ट्रेंथ का मतलब मैंने बताया ओवरकम रेजिस्टेंस, मसल्स पे होने वाला प्रतिरोध। इंडोरेंस का मतलब क्या होता है, इंडोरेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक्टिविटी को हम लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर ले जाएं बिना और थकावट की भी कंडीशन में। ऐसा अगर हम थक भी जाएं तब भी हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहें। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ताकत के साथ हम थकावट को भी रजिस्ट करें, जो हम थक जाएं तब भी उसको रजिस्ट करें। तो आप समझ गए होंगे कि अंडर कंडीशन ऑफ फटीग का मतलब हो थकावट की कंडीशन में हम प्रतिरोध करते रहें, यानी कि मूवमेंट करते रहें। जैसे कि लॉन्ग रेसेस होती हैं, साइकिलिंग होती है, ऐसे में हम ऐसा करते हैं। जैसे लॉन्ग रेसेस अगर आपको दौड़ना है, मान लीजिए मैराथन रेसेस दौड़ना है 42 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, या फिर हाफ मैराथन बोलें, तो ऐसे रेसेस में क्या होता है, हमको स्ट्रेंथ इंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम दूसरे टाइप की बात कर लें। स्ट्रेंथ के दूसरा टाइप है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल पोजीशन, यानी कि जब हम रेजिस्टेंस हो वो एक स्थिर अवस्था में हो। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक नाम से और जानते हैं जिसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसो का मतलब मैं बता दूं आपको, आइसो का मतलब मैंने बताया था, आइसो का मतलब इसमें सेम है। और मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक METRC। मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ, सेम लेंथ, यानी कि जैसे कि हम वॉल को पुश करें तो हम वॉल को, अगर कंक्रीट वॉल है, दीवार जो है कंक्रीट की है, तो हम उसको पुश करेंगे तो वो कहाँ अपनी जगह से हिलेगी। तो इसी तरह प्रतिरोध तो हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं डायनेमोमीटर से, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम मेजर कर सकते हैं डायनेमोमीटर से। और ये मैंने जैसा कि बताया कि ये डायरेक्टली सीन नहीं हो सकती, सीधे तौर पे आपको दिख नहीं सकती। तो मैंने अभी आपको जो बताया कि स्ट्रेंथ, सबसे पहले मैंने बताया स्ट्रेंथ के ये टाइप्स, यानी पहला टाइप्स है डायनेमिक। तो डायनेमिक के 3 पार्ट्स हैं, मैक्सिमम के बाद एक्सप्लोजिव के बारे में बताया मैंने, जहाँ पे हाई स्पीड में हम एक्ट करते हैं, रजिस्ट करते हैं। और तीसरा मैंने बताया स्ट्रेंथ इंडोरेंस, यानी लॉन्ग पीरियड तक हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें बिना थकावट की कंडीशन में। और दूसरा मैंने अभी बताया जो स्टैटिक स्ट्रेंथ, ये टाइप्स हैं स्ट्रेंथ के, जिसमें हम स्थिर अवस्था में ये एबिलिटी, यानी ये अगेंस्ट होता है, यानी ये प्रतिरोध क्षमता स्थिर अवस्था में होती है और ये सीधे तौर पे दिखाई नहीं देती, जैसे वॉल को पुश करना, ठीक है। लेकिन वॉल को पुश करते में ताकत तो लगती है, मसल्स पे रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे इम्प्रूविंग मेथड्स। तो इसके 3 इम्प्रूविंग मेथड आपको पढ़ने हैं, यानी कि इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाले मेथड कौन कौन से हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक के बारे
बारे में मैं आपको बताऊं, आइसोमेट्रिक जैसे कि अभी मैंने बताया था, आइसोमेट्रिक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइसोमेट्रिक को यहाँ पे जब मैंने बताया था स्टैटिक स्ट्रेंथ, तो इसको आइसोमेट्रिक ही बोलते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूविंग मेथड है, तो इम्प्रूविंग मेथड भी यही है। लेकिन आपको इम्प्रूविंग मेथड अगर पूछता है तो आपको इम्प्रूविंग मेथड में जो कंटेंट होगा वो किस तरीके से होगा, आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो अब अगर आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी, मान लीजिए आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ये स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आइसोकाइनेटिक। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है इसमें, आप समझिएगा। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइजेज सीधे तौर पे दिखाई नहीं देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टैटिक स्ट्रेंथ में। ये सीधे तौर पे क्यों नहीं दिखाई देती हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वॉल को पुश करना, इसमें आता है वॉल को पुश करना। जब वॉल को हम पुश करेंगे तो वॉल सीधे तौर पे हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये तो आप पॉइंट समझ गए होंगे कि आइसोमेट्रिक का सीधा सीधा मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम आइसो को डिफाइन किया, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक का मतलब लेंथ, सेम लेंथ, जहाँ पे लेंथ में कोई चेंजेस ना आए, है ना। तो ऐसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे समझेंगे। इफ़ वी पुश ए कंक्रीट वॉल, एक कंक्रीट वॉल को हम पुश करें, वी विल नॉट बी एबल मूव इट फ्रॉम इट्स प्लेस, हम इसको अपनी उसकी प्लेस से हम हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब वर्क यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। तो वर्क जब कंसीडर नहीं हो गया तो यहाँ पे आप साफ समझ गए होंगे, वर्क तो हम यही कह सकते हैं, बिकॉज वर्क के लिए हम ये कह सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, और वी कैन से दैट कि वर्क डन तभी माना जाता है जब फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी फोर्स की दिशा में मूव करे। तो यहाँ पे वर्क डन नहीं माना गया है आइसोमेट्रिक में, आप समझ गए होंगे, आइसोमेट्रिक में वर्क डन नहीं होता है, इसीलिए वर्क नहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे फोटो कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग करने वाली पोजीशंस है, इसमें वो टच करके नौका आसन में है, और यहाँ पे एक निर्धारित अवस्था में, पुशअप की एक निर्धारित अवस्था में आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये सारी अवस्था में मसल्स पे जोर तो पड़ रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा हमें कि कितना जोर है, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स हैं वो एक स्थिर अवस्था में, स्टेबल पोजीशन में। यहाँ भी आप देखें मसल्स पे, एब्डोमिनल मसल्स पे प्रभाव पड़ रहा होगा, हाथों पे भी प्रभाव पड़ रहा होगा, यानी रेजिस्टेंस हो रहा होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है मेथड वो है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब मैंने बताया था आपको कि मूवमेंट होने वाली एक्सरसाइजेज हैं और सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली, जिसमें मूवमेंट सीधे सीधे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मूवमेंट सीधे सीधे तौर पे दिखाई देने वाले ये जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड से, आइसो का मतलब मैंने अभी बताया था, आइसो का मतलब सेम होता है, और टोनिक का मतलब टेंशन, सेम टेंशन लगातार बनी रहे, और लेंथ में भी चेंजेस इसमें लगाते थे क्योंकि टेंशन हो रही है, ठीक है। जैसे पुशअप, पुलअप्स और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसमें। और लास्ट जो है इसमें, वो लास्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसो का मतलब मैंने बताया था, आइसो का मतलब सेम, काइनेटिक का मतलब मोशन, सेम मोशन। तो ये स्पेशली मशीन पे डिजाइन करने वाली एक्सरसाइज, इसके लिए हमें मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये इनमें मशीन की ज़रूरत होती है। तो इसको पेरिन ने 1968 में दिया था, 1968 में, 1968 में पेरिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। तो ये स्पेशली जो है मशीन के थ्रू होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। इसमें टेंशन, यानी कि इसमें आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक यानी दोनों एक्सरसाइजेज का कम्बिनेशन है, ठीक है। जिसमें जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते समय जो टेंशन होती है वो टेंशन भी इसमें स्पेशली होती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे रोप स्कीपिंग हो गया, है ना, जैसे कि हम ट्रेडमिल बोलते हैं, जैसे जिस मशीन पे हम रन करते हैं, एक ही जगह पे वो खड़ी रहती है, मूवमेंट है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे हम रन करें तो इसमें मशीन की रिक्वायरमेंट है, साइकिलिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज में आती हैं। अब हम दूसरा जो कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का, वो है इंडोरेंस। इंडोरेंस के बारे में जानते हैं। इंडोरेंस क्या है? इंडोरेंस को हम कह सकते हैं, इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एनी एक्टिविटी। अब इसके बारे में मैंने बताया था, किसी एक्टिविटी को हम लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर जाएं, यानी अगर हम देखें तो ये ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम थकावट के समय थकावट का प्रतिरोध करें, यानी लगातार हम रन करते रहें, यानी हम जब थक जाएं तो मूवमेंट करते रहें। ये है आपका सस्टेन एनी एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को हम लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर ले जाएं, तो ये है इंडोरेंस। तो इंडोरेंस के टाइप में हम जब पढ़ेंगे तो इंडोरेंस के 2 टाइप्स हैं, इसके भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से इंडोरेंस के टाइप्स हैं? एक तो
टाइप्स ऑफ इंडोरेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्टिविटी। एक तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी है और दूसरा जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो हम पहले नेचर ऑफ एक्टिविटी को पढ़ते हैं, ये दूसरा टाइप है। पहला हम पढ़ लेते हैं, पहले के टाइप्स भी हैं तो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो देखते हैं बेसिक इंडोरेंस। अब बेसिक इंडोरेंस क्या है? बेसिक इंडोरेंस देखा जाए तो बेसिकली एरोबिक इंडोरेंस से रिलेटेड है। एरोबिक मतलब, एरोबिक का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी की जाए। जैसे लाइफ स्टाइल की जो भी एक्टिविटी है, जैसे कि हम अब इस घर से स्कूल जाएं तो देखा जाए तो बेसिक इंडोरेंस होता है। हम नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करते हुए, सांस लेते और छोड़ते हुए नॉर्मली हम लगभग जो है इस एक्टिविटी को 30 मिनट तक कम से कम परफॉर्म करें, वो है बेसिक इंडोरेंस। तो बेसिक इंडोरेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। एरोबिक इंडोरेंस है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के साथ, और मेनली ये जो मूवमेंट है ये लार्ज टाइम तक चले। लार्ज का मतलब है कम से कम 30 मिनट तक, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट तक चले। दूसरा है जनरल। जनरल में बेसिकली एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशंस आती हैं। यानी ये एक्टिविटी जो है एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन ले लिया थोड़ी देर के लिए होल्ड किया और थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा फास्ट रन किया, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का एक्टिविटी को मिला के बनी है, ठीक है। जनरल जो है ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों को मिला के बनी है एक्टिविटी। यानी इसमें हम लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस कर सकें, यानी हम लगभग 30 मिनट तक हम वॉक कर सकते हैं और साथ साथ रनिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल इंडोरेंस। और स्पेसिफिक इंडोरेंस एक लास्ट है इसमें। नेचर ऑफ एक्टिविटी में हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब, और ये इंडोरेंस के पार्ट में आता है। तो अब स्पेसिफिक इंडोरेंस मतलब किसी गेम से रिलेटेड, मतलब पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो बोले रजिस्ट फटीग कर सकें, यानी कि थकावट को दूर कर सकें कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी गेम है, कोई गेम हम खेल रहे हैं, मान लीजिए कोई गेम हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल 90 मिनट्स का गेम है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर स्पेसिफिक इंडोरेंस है, उस गेम के अकॉर्डिंग आपके पास उतनी क्षमता है कि आप गेम में खेल सकें। लेकिन अगर हम बोले कोई छोटा गेम, मान लीजिए आप कबड्डी खेलें तो उसमें 20 मिनट खेलना है, तो वो 20 मिनट का जो इंडोरेंस है वो स्पेसिफिक इंडोरेंस उस गेम से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें इंडोरेंस, जैसे स्पेसिफिक इंडोरेंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल में देख सकते हैं। स्पेसिफिक इंडोरेंस ऑफ द रेसलिंग इज टू कम्बैट इफिक्वेंटली इन द 3 राउंड्स। देखा जाए जो 3 राउंड्स के लिए वो बनाता है अपनी इंडोरेंस, यानी रेसलर जो है अपनी जो इंडोरेंस है वो 3 राउंड के अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। तो विभिन्न खेलों में स्पेसिफिक इंडोरेंस क्षमता जो है भिन्न होती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि जो रेसलर जो है वो 3 राउंड के लिए अपनी जो है क्षमता बनाता है द्वंद्व करने की या उनसे लड़ने की। इसी तरह जो बॉक्सर होता है, जो बॉक्सिंग करता है, यहाँ पे देख लीजिए, और या 6 मिनट के लिए, और उसमें क्या होता है बॉक्सिंग में वो 4 राउंड के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक क्षमता, यानी बोलें कि स्पेसिफिक इंडोरेंस को तैयार करता है। तो स्पेसिफिक इंडोरेंस गेम के अकॉर्डिंग है। हर प्लेयर का इंडोरेंस अलग अलग होता है, गेम के अकॉर्डिंग वो अपना इंडोरेंस तैयार करता है। जो गेम का वो प्लेयर है उस अकॉर्डिंग अपनी इंडोरेंस क्षमता को बनाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई रेसलर है तो रेसलिंग के अकॉर्डिंग, और मान लीजिए कोई फुटबॉलर है उसके अकॉर्डिंग, कोई क्रिकेट खेलने वाला है प्लेयर तो क्रिकेट के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक इंडोरेंस क्षमता को बनाता है। अब नेक्स्ट देखिए ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन का मतलब टाइम से है, ड्यूरेशन का मतलब अवधि से है, समय अवधि। तो अब ये 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके। एक है पहला स्पीड इंडोरेंस। तो जो स्पीड इंडोरेंस है ये 45 सेकंड, यानी 0 से लेकर 45 सेकंड तक होने वाली एक्टिविटी के लिए है। कम से कम 45 सेकंड तक अपनी इंडोरेंस क्षमता को बनाए रखें। यानी इसमें 400 मीटर रेस आप कह सकते हैं, यानी कि अब हम 100 मीटर रेस कर सकते हैं इसमें स्पीड इंडोरेंस में। दूसरा है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म है ये 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक अपनी जो फटीग है या क्षमता बोले थकावट को रजिस्ट करने की क्षमता, यानी कि किस एक्टिविटी को आप 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक अपनी जो एक्टिविटी को परफॉर्म करें और थकावट यानी रजिस्ट प्रतिरोध करें थकावट की अवस्था में। यानी आप कम से कम इस एक्टिविटी को, यानी शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में बोलें तो 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले जाएं, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इंडोरेंस है ये। इसके बाद देखिए मिडिल टर्म। इसके बाद है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो है 2 मिनट से लेकर 11
मिनट के लिए है। यानी ऐसी अगर हम बोलें मिडिल टर्म एंडोरेंस क्षमता, इसकी आवश्यकता हमें 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक चलने वाली खेल एक्टिविटी में आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। ठीक है। लास्ट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में 11 मिनट से ज़्यादा एक्टिविटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस इज नीडेड इन सच एक्टिविटीज, जैसा कि इसमें लिखा है, विच लास्ट फॉर मोर देन 11 सेकंड। यानी कि जो मिडिल टर्म में मैंने जैसा बताया था 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक, तो इसमें कहा गया है कि ये जो लॉन्ग टर्म इंडोरेंस है, इसका नाम ही लॉन्ग टर्म है, तो इसकी आवश्यकता जो है 11 मिनट से अधिक चलने वाली खेल गतिविधि या खेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पड़ती है, जो कि जैसे कि मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया इत्यादि, ऐसी खेलों में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ इंडोरेंस, यानी मेथड्स ऑफ डेवलप इंडोरेंस। इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए एक मेथड है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद दूसरा है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दूसरा मेथड है। और तीसरा है इसमें फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये भी बहुत बार पूछा गया कि फार्टलेग जो है स्वीडिश वर्ड है, इसलिए लोग बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, और इसका मतलब है स्पीड प्ले। तो मैं अभी बताऊंगा तीनों का सिंपल मीनिंग डिफिनीशंस के थ्रू। अब देखिए, ये सबसे बेस्ट बताया गया है, ये सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है इंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इंडोरेंस को इम्प्रूव करना है तो आपको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड यूज़ करना है, यानी कि आपको लॉन्ग रेसेस परफॉर्म करनी, यानी लंबे समय तक रन करना है। जैसे क्रॉस कंट्री हो गया, मैराथन्स हो गए, हाफ मैराथन्स हो गई, जिसमें हार्ट रेट जो है आपकी 140 से 160 बाइट्स पर मिनट हो जाए, और उस समय तक आपको रन करना ही करना है, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट तक रन करना ही करना है। तो इससे कहा गया कि आपका इंडोरेंस बढ़ता है। ये जो डेवलपमेंट कह रहा है, ये कौन कौन से मेथड्स आपसे पूछ रहा है, कौन कौन से मेथड हैं जो इंडोरेंस को डेवलप करते हैं। तो एक तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड हो गया। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में लगातार आपको रन करना है, लगातार रन करना है। तो इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट हो गया, तो ये बेस्ट मेथड है जो कि इंडोरेंस को बढ़ाता है। हाँ, साथ साथ इसमें हमको ब्रेक नहीं लेना है। हम जब 30 मिनट तक रन करें तो ब्रेक ना लें, और हार्ट रेट हमारी 140 से लेके 160 हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, देखिए इससे कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें ग्लाइकोजन इन मसल्स इन लीवर्स, तो इससे ग्लाइकोजन का प्रवाह बढ़ जाता है लीवर में भी और मसल्स में भी। ठीक है। तो ये कुछ जो जब आप लगातार वर्कआउट करेंगे तो होगा क्या, आपकी एफिशिएंसी, लंग्स की एफिशिएंसी और देखा जाए हार्ट की भी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है, इंटरवल का मतलब है, देखिए वहाँ तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड था तो हमको लगातार रन करना था। अब इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ही हुआ क्या हुआ कि हम इंटरवल की तरह, यानी देखा जाए तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो है इसमें करना क्या होता है, इस ट्रेनिंग मेथड में हमको थोड़ा सा ब्रेक लेके चलना है। यानी कि अगर हम लगातार रन कर रहे थे वहाँ पे, जैसे 30 मिनट तक हम लगातार रन कर रहे थे, ठीक है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगातार रन कर रहे थे, तो इसमें हम ब्रेक ले लेके करेंगे। मान लीजिए हमको 1600 रन करना है, 1600 मीटर रन कर रहा है, तो हम 400 के कितने सेट बना लेंगे, 4 सेट बना लेंगे, है ना। तो ये कहा गया कि आप 400 रन करें, 4 बार रन करें, ना कि सीधे सीधे 1600 मीटर। तो ये एक तरीका है। तो ये एक तरीका क्या कहलाया, इंटरवल ट्रेनिंग, मतलब ब्रेक लेके हुए, रेस्ट और रिकवरी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो इसको ट्रेस मेथड के नाम पे या ट्रेस ट्रेनिंग के नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक है। एक बिकला फेमस फिनलैंड के जो है एथलीट कोच थे, इन्होंने इसको 1920 में इंट्रोड्यूस किया था, यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बिकला नाम के एक जो फिनलैंड के कोच थे, एथलेटिक कोच थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। अब इसमें क्या किया इन्होंने, ये कहा कि ना भाई 400 मीटर, हम 400 मीटर जो है 10 से 20 रन करें, ना कि 10 to 20 माइल्स डेली रन करने के बजाय। मतलब वही वाली बात आप समझ गए होंगे कि 400 मीटर 10 से 20 बार हम रन करें, ना कि 10 से 20 माइल्स डेली रन करने के बजाय, यानी कॉन्टिन्यूस छोड़ के ब्रेक ले लेके। ठीक है। इससे कहा गया कि आपकी जो है इंडोरेंस क्षमता वो बढ़ती है। इंप्रूविंग मेथड ऑफ इंडोरेंस, तो इंडोरेंस इसमें बढ़ता गया है। ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे जेटो पैक ने भी इसके बारे में कहा कि आप लगभग 400 मीटर जो है 60 टाइम्स आप इस पैटर्न में रन करें, ब्रेक ले लेके रन करें। इससे भी आपका इंटरवल ट्रेनिंग, इससे भी आपका इंडोरेंस बढ़ता है, इंटरवल ट्रेनिंग में आता है। तो इसमें वर्कआउट रेस्ट, इस तरीके से हम पहले वर्कआउट करें, फिर रेस्ट कर लें, फिर वर्कआउट करें, फिर कुछ यहाँ पे वैलिड पॉइंट दिए गए हैं। जैसे वैलिड पॉइंट 400 मीटर हम 80 की स्पीड से रन कर सकते हैं, फिर
अपनी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसके एडवांटेज यही है कि अपने शॉर्ट समय मतलब कम समय में हम वर्कआउट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो हम एथलीट की मेज़र कर सकते हैं। जैसे जैसे शॉर्ट टर्म रेसेस में हम जल्दी से उनका मेज़रमेंट कर लेते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस उनके लिए बेटर है। और इसके साथ हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के हैं कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि इंजरीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हार्ट जो है डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर रेगुलर ट्रेनिंग ये की जाए, क्योंकि हार्ट पे ज़्यादा इसका प्रेशर आता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे इस मेथड को। अब हम लास्ट जो मेथड है इंड्योरेंस का वो है फार्डलेग ट्रेनिंग मेथड, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मेथड है और बहुत ही ईजी मेथड है। अब देखिए फार्डलेग का मतलब क्या होता है। फार्डलेग जो है एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। क्या मतलब है? स्पीड प्ले। और ये किसने दिया था? होस्टा होलमन ने 1937 में। किसने दिया था? ये पूछा गया है क्वेश्चन। फार्डलेग ट्रेनिंग मेथड किसने दिया है? होस्टा होलमन ने दिया है 1937, 1937 में दिया है, और इसका मतलब है स्पीड प्ले। अब इस मेथड में करना क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों ट्रेनिंग मेथड का, यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का और कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, दोनों का मिक्सअप है ये। अब इसमें क्या होता है कि जो इस तरीके की ट्रेनिंग मेथड करते हैं वो क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या पर्यावरण का उपयोग करके ऐसे वर्कआउट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये समुद्र के पास रन करता हुआ जा रहा है या फिर पहाड़ों के बीच में वो वहाँ पे रन करते हैं और ये स्वतंत्र रहते हैं। वो चाहे जित स्पीड बढ़ाएं या फिर ब्रेक ले लें, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यूज़ करें या फिर बहुत फास्ट रन करें, ये स्वतंत्र रहते हैं। इसमें भी हार्ट रेट जो है कि रेंज है 140 टू 180 पर मिनट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये नेचर का इस्तेमाल करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके या एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके वो वर्कआउट करते हैं। नेचुरल ट्रैक्स इनके पास होते हैं, यानी ये ट्रैक पे रन नहीं करते हैं, जहाँ जैसे मिल गया वैसे वो रन करते हैं, अपनी पेस पे रन करते हैं, फास्ट हो या स्लो हो। यानी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर ब्रेक लेते हुए रन कर सकते हैं। तो वर्कआउट जो है ये वर्कआउट भी लगभग लंबे समय तक चलने वाली है। यानी कि अब अगर हम बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 30 मिनट्स तो आपको रन करना है। 40 मैक्सिमम आपको सॉरी एटलीस्ट 45 मिनट्स तो रन करना ही है। कि जैसा कि मैंने बताया था 30 मिनट्स कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग में, तो 45 मिनिमम आपको 45 मिनट्स आपको रन करना ही करना है। तो ये आप समझ गए होंगे 45 मैक्सिमम जाओ, और जो हार्ट रेट है 140 टू 180 पर मिनट। और इसमें फार्डलेग ट्रेनिंग मतलब का मतलब इसका मतलब हुआ स्पीड प्ले। तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जैसे लिखा है कि शुरुआत में आपको कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप करना है 5 से 10 मिनट का। फिर थोड़ा सा इस हार्ड स्पीड में रन करना है, यानी कि यानी 1.5 किलोमीटर से लेकर 2.5 मिनट तक, ऐसे इस तरीके से आप करना है। बीच बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और यहाँ पे एडवांटेज की बात करें तो देखिए ये अगर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए है तो इसमें जो इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा होगा। फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, जैसा कि इसमें लिखा है आप देख सकते हैं। फिर नेचर के करीब होगा तो हम कुछ चीज़ें, जैसे स्ट्रेस होता है कि हम लगातार एक ही जगह रन करें, उस तरीके का स्ट्रेस माइंड में नहीं होता। हम नई जगह पे नई ऊर्जा के साथ रन करते हैं। अब थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब ये ट्रैक नया होगा, क्योंकि अब ट्रैक नया का मतलब वहाँ पे अब ट्रैक आपको पता नहीं होगा, नेचुरल ट्रैक होगा। तो अब इस ट्रैक से क्या होगा कि हमें वो चीज़ें नहीं पता होंगी कि आगे क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो खिलाड़ी का एफर्ट है वो सीधे सीधे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है लोगों को, कि आप कहीं भी डेंजरस हो सकता है, कहीं भी फॉरेस्ट या फिर हिल स्टेशंस या रिवर रोड के साइड से हम रन करें, रिवर बेड के किनारे से हम रन करें, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है रन करना। इस तरीके से ये थोड़े डिसएडवांटेज हैं। तो अब इसके बाद हम वाला जो कंपोनेंट्स है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड अगर देखा जाए तो हर गेम में स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड को हम ऐसे समझें कि किसी एक्टिविटी को हम कम समय लेते हुए लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करें। यानी कि अगर देखा जाए तो स्पीड इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। अगर हम जल्दी से जल्दी किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, ठीक है, और गति के साथ यानी स्पीड के साथ। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्टर एज पॉसिबल। जितना तीव्र आप रन कर सकते हैं, जितना तेज़ी से आप रन कर सकें,
वो है स्पीड। यानी कि अब हम देखें तो कम समय लेते हुए मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना, ये कहलाता है स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए बेसिक टाइप्स यहाँ समझिएगा। एक इसके टाइप्स हैं रिएक्शन एबिलिटी, यानी कोई व्यक्ति कितनी जल्दी अपने आप को रिएक्ट करे। वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके हो सकते हैं। सिंपल मतलब आप सिंपल में जो पहले से सिग्नल बता दिए जाते हैं वो है सिंपल। और जैसे कि आपको मैं बताऊं, ऑन योर मार्क सेट एंड गो पहले से ही आपको पता रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं रहता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली टाइप ऑफ जो स्पीड है उसमें ये एक्सेलरेशन पहला है, पहला रिएक्शन एबिलिटी के दो हैं। रिएक्शन एबिलिटी एक तो सिंपल है, सिंपल पहले से आपको पता रहता है सिग्नल, तो उस अकॉर्डिंग अपने आप को आप तैयार रखते हैं, दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं, जैसे ऑन योर मार्क सेट एंड गो क्या करना है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, ये पहले से आपको नहीं पता होता है, अचानक से होता है, सडनली आपको सिग्नल दिया जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता है कंडीशन। जैसे आपने देखा हो फुटबॉल में, बॉल आपके पास आ गई, अचानक से आई, अगर अचानक से पास हुआ तो अपने आप को एडजस्ट करना कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे दूसरा वाला एक्सेलरेशन, जो भी मैंने आप एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन एबिलिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो तुरंत वृद्धि, यानी कि अगर देखा जाए बॉडी के द्वारा समय से अधिक प्राप्त करना, यानी एक्सेलरेट करना, यानी समय यानी जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे एक्सेलरेशन क्या है कि स्पीड बढ़ा लेना। जैसे कि मान लीजिए हम 0 की स्पीड से रन करना शुरू करते हैं, यानी ऑन मार्क पे हैं अगर, तो हम स्पीड बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह स्पीड हम बढ़ाते रहते हैं। ये जो स्पीड बढ़ाना है ये आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब समझ गए, लो स्पीड से है कि यानी 0 से लेके आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ाना, त्वरित वृद्धि करना, इसको हम बोलते हैं त्वरित वृद्धि करना। यानी इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी को जितना टाइम लगता है मैक्सिमम स्पीड में पहुंचने में, एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के अलग अलग मैक्सिमम स्पीड होगी, तो मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच पाना, अधिक स्पीड प्राप्त कर पाना, वो क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। जैसे छोटी रेसेस हो गए, 50 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गए, ऐसे रेसेस। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट की बात करें। नेक्स्ट जो है आपका, इसका नाम है मूवमेंट स्पीड। यानी कि अब देखा जाए इट इज़ द एबिलिटी टू डू ए मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, यानी किसी एक्टिविटी को, किसी मूवमेंट को मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में परफॉर्म करना, क्या कहलाता है आपका मूवमेंट स्पीड। जैसे बॉक्सिंग में बॉक्सर क्या करता है, सीधे हिट करता है कम समय में लेते हुए, उसको मूवमेंट स्पीड कहते हैं, मूवमेंट में स्पीड का होना। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लोकोमोटर का मतलब यहाँ पे समझिएगा, अगर लोकोमोटर का मतलब समझिएगा तो इसमें लिखा है लोकोमोटर, इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम के लिए, यानी अत्यधिक समय के लिए मेंटेन करना स्पीड को। यानी यहाँ पे समझिएगा ऐसी क्षमता से है, लोकोमोटर क्षमता से ऐसी क्षमता है, जब हम कोई स्पीड मैक्सिमम टाइम, यानी कोई स्पीड मैक्सिमम टाइम या डिस्टेंस के लिए, यानी हम कोई स्पीड, मान लीजिए हम कोई स्पीड में रन कर रहे हैं, कोई भी स्पीड में, यानी मैक्सिमम स्पीड मान लीजिए मेरी 10 की है या 12 की है, तो ये मैक्सिमम टाइम के लिए, यानी ज़्यादा समय के लिए हम ऐसा करें, तो वो लोकोमोटर एबिलिटी। मेरी क्षमता है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट तक मैं लगातार रन करता रहूँ एक ही स्पीड में, वो स्पीड मैक्सिमम स्पीड जो मेरी है वो लोकोमोटर एबिलिटी कहलाएगी। जैसे 200 मीटर 400 मीटर रेसेस। आगे बढ़ें, स्पीड इंडोरेंस का मतलब यहाँ पे स्पीड के साथ इंडोरेंस भी है। यानी कि देखिएगा इस पे कहा गया है कि स्पीड इंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर फटीग कंडीशन। यानी इंडोरेंस का मतलब मैंने बताया था आपको, फटीग कंडीशन, सस्टेन एनी एक्टिविटी लॉन्ग पीरियड, किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्पीड इंडोरेंस यानी हाई स्पीड को थकावट के समय भी परफॉर्म करते रहना, ऐसी क्षमता क्या कहलाती है, स्पीड इंडोरेंस। ठीक है। इसको हम यही समझ सकते हैं कि हम लगातार रन करें हाई स्पीड में, और वो हाई स्पीड हम बनाए रखें लंबे समय तक, ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम, ऐसी क्षमता को क्या कहेंगे, स्पीड इंडोरेंस। अब इसको डेवलप करने के मेथड लिखें, मेथड्स टू डेवलप स्पीड को डेवलप करने के दो मेथड हैं। एक आपका है पहला एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, कि जो बॉडी मैक्सिमम स्पीड
पहुंचने में जो समय लेती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर कहा गया कि अगर स्पीड को बढ़ाना है बॉडी के अंदर तो आपको एक्सेलरेशन एबिलिटी का साथ लेना है। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बताया था, इट इज़ द टाइम टेकिंग बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड, यानी कि बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए जितना समय लिया जाता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो इसमें मेथड है पेस। पेस का मतलब होता है एक ही गति में हमको रन करना है ना। और एक गति का मतलब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, हम एग्जाम्पल जब देखते हैं तो हमको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे पेस रन का मतलब होता है जैसे कि हम अगर 800 मीटर रन करें, ठीक है, तो 800 मीटर में जो भी टाइम लग रहा हो उसमें जो, अगर हम देखिए एक एग्जाम्पल ऐसे ही मैं समझिएगा, एक बार मैं फिर से बता दूँ। इफ़ देयर इज़ ए रनर ऑफ 800, अगर कोई 800 का रनर है, रेस इज बेस्ट टाइमिंग इज, अब उसकी बेस्ट टाइमिंग, अगर 800 का कोई रनर है उसकी बेस्ट टाइमिंग है 1 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, कितनी है, 1 मिनट 40 सेकेंड। तो सो वी शुड रन फास्ट 400 मीटर, अगर वो 400 मीटर अपना 49 सेकेंड में पूरा करता है, ठीक है, 49 सेकेंड में, और सेकेंड यानी नेक्स्ट 400 51 सेकेंड में करता है, तो देखा जाए तो ये पेस रन है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा, देख सकते हैं आप, ये आएगा 1 मिनट 40, तो ये पेस हुआ। अगर हम ऐसे ही बोलें कि कोई बंदा ये 800 मीटर रेस जो है 2 मिनट में, पहले 400 मीटर 2 मिनट में कर लेता है, पहले 400 मीटर 2 मिनट में, और दूसरे 400 मीटर 2 मिनट में, तो ये भी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आप समझ गए होंगे, ये पेस रेस पे लगेगा। इससे भी कहा गया है कि इसको हम बोलें तो पेस रेस मीन्स रन द होल डिस्टेंस रेस एट द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक निश्चित स्पीड से रन करना। तो ये मतलब आप समझ गए होंगे। तो जो भी रेस आपको रेस करनी है, आप समझ गए होंगे, जो भी रेस करनी है इसमें एबिलिटी बढ़ानी है, तो पेस रेंज मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ ए रेस एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड में रन करना, ये पेस रेंज। और पेस रेस भी कहीं ना कहीं जो इम्प्रूविंग मेथड है उसमें आता है। तो ये आप समझ गए होंगे एग्जांपल के थ्रू भी। अब हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मैं बेसिक मीनिंग बताऊं आपको, तो फ्लेक्सिबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स की अत्यधिक मूव करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचक क्षमता। ये दो तरीके की होती है, पैसिव एंड एक्टिव। इसके टाइप्स में हम अगर जाएंगे, ये दो तरीके की होती हैं, पैसिव और एक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो पैसिव है। अब पैसिव में क्या होता है, पैसिव में हम मैक्सिमम रेंज तक तो जाते हैं, लेकिन इसमें हमको एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि किसी ने हमारा हाथ पकड़ा और खींचने की कोशिश की मैक्सिमम रेंज तक, ठीक है। तो पैसिव का मतलब आप समझ गए, पैसिव एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प, तो इसको बोलेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ पार्टनर की मदद से। दूसरा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब मैं आपको बताऊं, एक्टिव में हम खुद ही इतना एक्टिव होते हैं कि हमें एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिव। एक्टिव जो मूवमेंट है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यानी विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के, क्योंकि ये एक्टिव है। और पैसिव में क्या था, हम एक्सटर्नल हेल्प ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो इसके दो टाइप बताए गए। एक तो बताया गया स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक मतलब एक स्थिर अवस्था में हम अपने आप को मैक्सिमम रेंज तक ले जाएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप मान लीजिए चक्रासन हम करते हैं, बिल्कुल व्हील पोज बन जाते हैं, या फिर अर्ध चक्रासन, अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लिया, और स्टेबल पोजीशन मतलब स्थिर अवस्था में। दूसरा डायनेमिक का मतलब मैंने बताया, इसमें डायनेमिक का मतलब है मूवमेंट में होने वाला। जैसे स्टैटिक का ये यहाँ पे देखिए, स्ट्रेचिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्टैटिक पोजीशन है। जैसे इसको बोल सकते हैं पश्चिमोत्तान आसन की मुद्रा है, जिसमें ये स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये कर रहे हैं। दूसरा डायनेमिक है, जिसमें हम मूवमेंट में करते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के जो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करने के जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं सारे मूवमेंट में।
जैसे इसमें मैं आपको बताऊं कि इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म वाइल द मोशन और मूवमेंट, इसको हम मोशन और मूवमेंट, जैसे कि आपने जिम्नास्टिक को देखा होगा, आर्म स्विंग जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं, जिम्नास्टिक अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी के जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें वो मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो ये है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की तरफ जब मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने वाले मेथड्स। तो पहला जो मेथड है वो है बैलिस्टिक मेथड। इसको क्या बोलेंगे? बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद द स्विंग इन ए रिदमिक वे, यानी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें रिदम भी होती है। आप समझ गए होंगे, द बैलिस्टिक मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद द स्विंग इन ए रिदमिक वे, यानी रिदमिक में वे का मतलब जिसमें रिदम हो, जैसे 1 2 रिदम हो, जैसे मार्च पास्ट करते हैं उसमें रिदम होते हैं, तो बैलिस्टिक उसको बोलेंगे मेथड। ठीक है, बैलिस्टिक मूवमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। बैलिस्टिक मूवमेंट में हम कोई भी गतिविधि परफॉर्म करें जिसमें लयबद्ध तरीके से, या बोलें इसको रिदमिक तौर पे हम किए जाने वाली एक्टिविटी है, मेथड है, जिससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। सेकंड है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें हम एक स्थिर अवस्था में खड़े होकर, एक जगह पे खड़े होकर, और ये जो स्ट्रेचिंग मूवमेंट है वो हम परफॉर्म करते हैं, है ना। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन, और इसमें कुछ समय के लिए हम वहाँ पे होल्ड पोजीशन पे रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चक्रासन। ठीक है, यहाँ पे हम स्टैटिक पोजीशन पे रहेंगे और कुछ समय के लिए अपनी उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा चक्रासन, अर्ध चक्रासन, जैसे कि ये एक पिक्चर है, ये भी एक आप कह सकते हैं ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड ही है, एक अवस्था में रह के अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना। तो इससे भी कहा गया है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो। अब डायनेमिक का मतलब मैंने बताया था, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड, इसमें मूवमेंट के साथ, जैसे कि इसमें हम लगातार मूवमेंट करते हैं, और वो मूवमेंट के साथ वाले मोशन के साथ होने वाले मूवमेंट के साथ होने वाली एक्टिविटी है, जिससे आपकी मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, जैसे कि मार्च पास्ट हुआ, या स्ट्रेचिंग हुई, या फिर जिम्नास्टिक्स हुआ, इसमें क्या होता है मूवमेंट मूव करते हैं या ट्विस्ट करते हैं, तो इससे भी प्लेयर्स की स्ट्रेचिंग क्षमता बढ़ती है कुछ समय के लिए। आगे बढ़ें, लास्ट है आपका, इसका नाम है, आप समझिएगा, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसको बोलते हैं PNF। ठीक है, तो PNF का मतलब यही हुआ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, यानी ये टेक्निक्स देखा जाए तो बाकी जितनी टेक्निक्स हैं न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इससे कहा गया सबसे ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझने वाली बात है। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी पार्टनर की सहायता से अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको स्ट्रेच करवाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स की तरफ जाऊँगा, जब पॉइंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से आप कैसे करना है आपको। तो इसमें स्ट्रेच करने के जो मेथड है, इसमें हम किसी पार्टनर की सहायता लेते हैं, वो कुछ देर के लिए हमारे लिम्स को होल्ड करता है, वो 10 सेकंड से 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड, फिर इसके बाद रिलैक्स करता है, और इसके बाद जो लिम्स हैं हमारे, यानी कि हमारे जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। तो PNF जो है मेथड, ये 3 से 4 बार करने वाला मेथड है। लगातार आप इसको अगर रिपीट करते हैं तो इससे भी आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो इसे PNF टेक्निक कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये एडवांस स्पोर्ट पर्सन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने, वृद्धि करने के लिए किया जाता है, और यह टेक्निक जो है देखा जाए तो खिंचाव से पहले मसल्स को संकुचन या बोलते हैं कंट्रैक्शन किया जाता है, ताकि मसल्स को अधिक से अधिक रिलैक्सेशन मिल सके, मसल्स को और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो सके। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेनली आपको बॉडी टोन अप होना जरूरी है, वार्म अप होना जरूरी है। प्रोफेशंस के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं इसके, वो उनको ही ये PNF या फिर बोलें स्टैटिक या फिर मोशन डायनेमिक ये सब करा सकते हैं।
अब आगे की तरफ बढ़ें तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में आपको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की डिफिनेशन पढ़नी है और इसके केवल टाइप्स पढ़ने हैं। इम्प्रूविंग मेथड इसमें नहीं पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है क्या? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को पहले जो जैसा कि इसमें लिखा है 1980 तक हम 1980 तक स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी के रूप में हम इसको जानते थे। 1980 के दशक से पहले फिजिकल फिटनेस के जो 5 कंपोनेंट थे जैसे कि स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी को रखा गया था, ना कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को। बाद में इसको जो है 1980 के बाद इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के रूप में रखा गया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है इसका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब बॉडी का कोऑर्डिनेट करना, तालमेल रखना। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब बेसिक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली एंड इफेक्टिवली, यानी क्विकली और इफेक्टिवली, यानी डायरेक्शन का, दिशा का परिवर्तन करना जल्दी से जल्दी और प्रभावशाली तरीके से, ठीक है, बिना अनबैलेंस्ड हुए। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज मूवमेंट और डायरेक्शन इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट गेटिंग अनबैलेंस, बिना अनबैलेंस्ड हुए, बिना असंतुलित हुए चेंज ऑफ डायरेक्शन कर लेना, वो क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मीनिंग आपको मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स। तो इसके बेसिकली जो टाइप्स हैं वो 7 टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम 7 टाइप्स को भी इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो पहला है आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन जो है इसका फर्स्ट टाइप्स में आता है। ओरिएंटेशन का मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, ओरिएंटेशन जो बेसिकली जो ओरिएंटेशन एबिलिटी है इसको देखिए, इट इज़ द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन इट्स पार्ट्स इन ए टाइम, स्पेस, रिलेशन, ग्रेविटी, मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल ओपन इट। अब इसको अब ऐसे समझिए कि बॉडी, जैसे अगर हमारी मसल्स की ऐसी कंडीशन जो देखा जाए कि ग्राउंड के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट करना है। जैसे आपने देखा होगा जब हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो बॉल, अगर मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आ रही हो, तो हम प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसी बॉल आ रही हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। वो क्या है? ओरिएंटेशन एबिलिटी है। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा टाइम हो रहा होगा, स्पेस, जैसे भी स्पेस हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, फिर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, और जो ऑब्जेक्ट है उसके वो कैसा मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, जैसे कि हम थ्रो बॉल खेल रहे हो अपने पार्टनर्स के साथ, तो पार्टनर थ्रो कर रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जाहिर से बाहर बॉल आपके अकॉर्डिंग ही आए, तो बॉल आगे या पीछे जा सकती है, तो अपने आप को एडजस्ट करना, ये ओरिएंटेशन एबिलिटी कहलाती है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका कपलिंग एबिलिटी जो विभिन्न तरीके के बॉडी पार्ट्स हैं उनका एक तरीके से कॉम्बिनेट करके यानी कॉम्बिनेशन के साथ मूवमेंट करना, वो क्या कहलाता है? कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी टू कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर परफॉर्मिंग परफेक्ट स्पोर्ट मूवमेंट के लिए जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बराबर से काम करें। जैसे बॉक्सिंग में ऐसा होता है, हाथ और पैर बराबर से मूवमेंट करते हैं, जंप करते हैं, हाथों को भी मूवमेंट करते हैं और पैरों का मूवमेंट करते हैं, ये कपलिंग एबिलिटी है। तो ये कपलिंग एबिलिटी आप समझ गए होंगे कि ये जो एबिलिटी है ये कॉम्बिनेशन है मूवमेंट्स का, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का एक साथ परफॉर्म करने का, तो जिससे क्या होती है आपकी परफॉर्मेंस का बढ़ जाना निश्चित है। देख सकते हैं आप, जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है, जब बॉक्सिंग मूवमेंट ऑफ हेड, हैंड्स, ट्रंक्स, फीट, ये सब जरूरी है एक साथ काम करें जिससे गोल को अचीव किया जा सकता है। दूसरा देखिए है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन आपने पढ़ा होगा स्पीड में भी। रिएक्शन एबिलिटी देखा जाए तो ये 2 तरीके से है। एक तो है जिसमें हमको सिग्नल पहले से पता रहता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिंपल ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि स्प्रिंट रेस करते समय हमको बताया जाता है न्यू मार्क सेट एंड गो होगा। कॉम्प्लेक्स में अचानक से फेस करना पड़ता है कोई भी सिग्नल और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ये भी आपकी रिएक्शन एबिलिटी में आता है। नेक्स्ट है बैलेंस एबिलिटी। अब देखिए बैलेंस एबिलिटी देखा जाए, जो बैलेंस एबिलिटी है, तो जो बैलेंस एबिलिटी का जो मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो पूरे बॉडी मूवमेंट से है, वो पूरा बैलेंस करना। अगर मान लीजिए बैलेंस एबिलिटी इज टू द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट बॉडी मूवमेंट एंड रीगेन बैलेंस क्विक आफ्टर द बैलेंस
डिस्टर्बिंग मूवमेंट, अगर कोई बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट भी हो रहा हो उसके बाद भी अपने आप को बैलेंस कर ले जाना। यानी बैलेंस एबिलिटी मीन्स बॉडी के मूवमेंट के दौरान, अगर बॉडी कोई मूवमेंट कर रही हो उसके दौरान बनाए रखना, उसको बनाए रखना बाई डिफ़ॉल्ट। अगर कहीं असंतुलित हो जाए वो, तो उसके उपरांत तुरंत वो बैलेंस में आ जाए। ये क्या है आपका बैलेंस एबिलिटी। नेक्स्ट रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक का मतलब ही आप समझ गए होंगे, रिदमिक जब रिदम में हो, रिदमिक एबिलिटी जब रिदम को फॉलो करते हुए। रिदमिक एबिलिटी के तात्पर्य यानी इसकी मीनिंग ये है कि किसी एक्टिविटी को रिदम यानी ताल के साथ, यानी उसकी अवस्था को पहचानते हुए गतिविधि को परफॉर्म करना, इसमें मेन है रिदम। रिदम के साथ पूर्ण करना, जैसे कि स्विमिंग करना, जिम्नास्टिक करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं रिदमिक एबिलिटीज़ में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट एबिलिटी की तरफ पहुंचेंगे, जिसका नाम आप देख सकते हैं अडप्टेशन एबिलिटी। अडप्टेशन का मतलब क्या होगा? अडप्टेशन का मतलब यहाँ पे आप समझिए, अडप्टेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द सिचुएशन। यानी कि अब देखा जाए तो अडप्टेशन एबिलिटी का मीनिंग यानी जो भी चेंजेस हों, जो भी परिवर्तन हो रहे हो, स्थिति में हो रहे हो, परिवर्तन के आधार पर प्रभावशाली तरीके से, यानी इफेक्टिवली जो भी गति में परिवर्तन किया जा सके, एडजस्टमेंट किया जा सके, चेंजेस किया जा सके, ये अब जो योग्यता है या एबिलिटी है, इसको क्या कह सकते हैं? अडप्टेशन एबिलिटी। यानी जैसे अब मैं बताऊं कि कोई इवेंट हो रहा हो, तो उस इवेंट, कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे भी कंडीशन हो उस अकॉर्डिंग बॉल को कैच करते समय या फील्डिंग करते समय, जो भी कंडीशन हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। चेंजेस के अकॉर्डिंग, जो भी चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। लास्ट देखिए डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी को हम बोलते हैं विभेदन क्षमता, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब ये जो विभेदन क्षमता है, ये देखा जाए तो ये बहुत उच्च स्तरीय विभेदन क्षमता है, यानी डिफरेंशिएशन बहुत ही विभिन्न, और ये एक्सपीरियंस से होने वाली एबिलिटी। यानी ये जैसे एक्यूरेसी इसमें आती है, हाई डिग्री एक्यूरेसी। जैसे आप MS धोनी को देखें तो उसके अंदर एक्सपीरियंस के बाद जब स्टैंपिंग करता था तो वहाँ पे एक्सपीरियंस दिखता था। और इस पे ये जब कोई स्किल सिखाता नहीं है, ये आपके धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको आ जाता है। बहुत सारे मूवमेंट उसके ऐसे रहते थे जो कि स्किल्स के उपरांत, मतलब स्किल्स से ऊपर जाते हुए एक्सपीरियंस के थ्रू वो ऐसा कर लेता था। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर देखा जाए तो ये उच्च स्तरीय गति के अनुभवों को, यानी जो भी एक्सपीरियंस हैं उनके साथ साथ जो मोटर एक्शन की निपुणता आ जाती है, स्किलफुल हो जाते हैं, वो उस पर निर्भर करती है। तो हाई डिग्री एक्यूरेसी भी इसमें आता है, सटीक मूवमेंट होते हैं बॉडी के। ये देखा जाए तो एक्सपीरियंस के थ्रू ऐसा ज़्यादा होता है, जो मास्टरी बोल सकते हैं, मास्टरी ओवर मोटर एक्शन, जो भी एक्शन है उस पर उनकी मास्टरी हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आए होंगे। और इसका जो PDF है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर नंबर 10 का, ये टर्म सेकंड का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब इसको एक दो बार वीडियो देखेंगे, टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है उसको याद करना है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ABCDOR और फिर R है, यानी कि यहाँ पे ABC डू RR, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, A से यहाँ पे अडेप्टेशन एबिलिटी हो गया, B से मैं आपको बताऊँ तो बैलेंस एबिलिटी, यहाँ पे लिखा भी है बैलेंस एबिलिटी। ठीक है, अडेप्टेशन के बाद B, और C से आप जानते हैं कपलिंग एबिलिटी, और D से आपका हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन। फिर O से यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे आप देखें सबसे पहला वाला ओरिएंटेशन एबिलिटी, और इसके बाद R से यहाँ पे रिएक्शन एबिलिटी, और R से रिदमिक एबिलिटी। तो मैंने अब जैसा कि आपको बताया इस तरीके से याद कर सकते हैं ABCDOR। थैंक यू एवरीवन। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।